गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं वर्क पावर एनर्जी। वर्क पावर एनर्जी। चलिए, ओम लिखे थे, इसको हटा दें, ओम को। अब जहाँ तक फिजिक्स की बात है, अगर फिजिक्स का डिफिनीशन मात्र हम लोग जो आइंस्टाइन ने दिया था उसको अगर यदि हम लोग रिकॉल करें तो उसके डिफिनीशन में ही है कि फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ फंडामेंटल रिलेशन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी। इसका मतलब कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी है, ये जो चीज़ है भैया एनर्जी, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। कब हो जाएगी? कब? जब फिजिक्स की बात हम लोग करते हैं। क्योंकि कोई भी कॉन्सेप्ट जो भी है, उस कॉन्सेप्ट में अगर कहीं कोई कंट्रोवर्सी होती है तो जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये जो फंडामेंटल लॉ है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है तब के लिए जब कोई कंट्रोवर्सी जनरेट होती है। तो जब भी कंट्रोवर्सी जनरेट होगी, ये एनर्जी के कॉन्सेप्ट से ही चेक होगा। अगर यदि उस कॉन्सेप्ट पर अगर वो बात गलत साबित हो गई तो गलत, और सही साबित हो गई तो सही। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम लोग बात करते हैं किसकी? वर्क की। और तो वर्क का मतलब तो बहुत कुछ होता है। हम पढ़ रहे हैं, ये भी काम है। कोई क्या कर रहा है? पेंटिंग कर रहा है, वो भी काम है। कोई टेबल वर्क कर रहा है, वो भी काम है। कोई खेत में काम कर रहा है, वो भी वर्क है। लेकिन हम लोग जब यहाँ पर फिजिक्स में वर्क की बात करते हैं तो किस तरह की वर्क की बात करते हैं? तो जहाँ तक फिजिक्स में वर्क की बात होती है, ये सीधा सीधा हम लोग बात करते हैं किसकी? मैकेनिकल एनर्जी वर्क। मैकेनिकल वर्क की हम बात करते हैं। ओके, देख लें जरा सा ये पढ़ने योग्य है कि नहीं है। मैकेनिकल वर्क थोड़ा सा बड़ा चाहिए, ठीक है जी। मैकेनिकल वर्क की हम बात करेंगे, ठीक ना। अब वर्क है क्या, डिफिनीशन ऑफ वर्क क्या होगा और डिफिनीशन ऑफ एनर्जी क्या होगा, दोनों ही बात बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। वर्क का डिफिनीशन बगैर एनर्जी के नहीं सम पॉसिबल है। अब एनर्जी का डिफिनीशन बगैर वर्क के पॉसिबल नहीं है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। एक को डिफाइन करने के लिए दूसरे का मदद, दूसरे को डिफाइन करने का के लिए पहले का मदद लेना पड़ेगा। इसको कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं, सीधा उल्टा। अगर उल्टा सीधा को समझना हो तो सीधा को समझने के लिए उल्टा समझना पड़ेगा, उल्टा को समझने के लिए सीधा समझना पड़ेगा। वही कहानी यहाँ वर्क और एनर्जी की है। एनर्जी का डिफिनीशन दे तो क्या बोलेंगे? एनर्जी का डिफिनीशन दे तो हम लोग सीधे सीधे कह सकते हैं कि एबिलिटी टू डू वर्क इज द एनर्जी। और वर्क का डिफिनीशन दे तो क्या होंगे? जनरली यूजुअली आपको बुक में ये दिखा हुआ नहीं मिलेगा। तो देखिए, अगर वर्क का डिफिनीशन देना हो तो क्या होगा, और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है वर्क का। ये डिफिनीशन आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, गांठ बांध के हमारी। वो क्या कि वर्क इज द मेजर ऑफ conversion of one form of energy into another form of energy। ये डिफिनेशन शायद आपको मिलेगा नहीं,
लेकिन ये डिफिनीशन बनता है इसका, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरे फॉर्म में कितना कन्वर्ट हुआ, ये बात किससे पता चलेगा? वर्क से। वर्क माने मैकेनिकल एनर्जी जो है वो दूसरे किसी फॉर्म में कितना कन्वर्ट हुआ, ये बात हमको पता चलता है किससे? वर्क से। एग्जाम्पल में बहुत सारी बात आएगी जब धीरे धीरे हम बताएंगे। सिंपल में अगर किसी बॉल को हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं, एग्जाम्पल समझ लीजिए, ऊपर की तरफ फेंकते हैं, हम उसको क्या दे देते हैं? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, सर्टेन काइनेटिक एनर्जी दे दिया हमने, कुछ वर्क किया, वर्क से क्या हो गया? वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। तो सपोज दैट 10 जूल आपने उसको काइनेटिक एनर्जी दिया, ठीक है, 10 जूल आपने काइनेटिक एनर्जी दिया, तो व्हाट इज द वर्क डन? वर्क डन है कितना? तो वर्क डन है हमारा, सिंपल में कहें तो वर्क डन है हमारा कितना? 10 जूल। 10 जूल एनर्जी हमारा इन्वेस्ट हुआ है, तो वर्क डन वहाँ पर क्या रहा होगा? 10 जूल का। अब वो 10 जूल की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होने के बाद अब जब वो राइज करता है, बॉल राइज करते हुए जब ऊपर की तरफ जाएगा, बॉल राइज करते हुए जब ऊपर की तरफ जाएगा, तो ऊपर की तरफ जाएगा और धीरे धीरे उसका ग्रेजुअली इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, एक समय आएगा जब रुक जाएगा। तो जिस हाइट तक वो पहुंच जाता है, अब उसके पास कौन सी एनर्जी होगी? तो पोटेंशियल एनर्जी। तो जो काइनेटिक एनर्जी था अब वो कन्वर्ट हो चुका है पोटेंशियल एनर्जी। अब ये मेज़र कैसे हो पाएगा? सपोज दैट कि वो h हाइट तक जाकर रुका, तो mgh कुछ थोड़ी बहुत पोटेंशियल एनर्जी लोग जो समझ रहे होंगे उस पर हम बात कर रहे हैं कि जो वर्क डन होगा ग्रेविटेशनल पुल के कारण, वो क्या होगा? कन्वर्ट कर जाएगा एनर्जी में। किसमें? पोटेंशियल एनर्जी में। कितनी काइनेटिक एनर्जी कितनी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुई, यहाँ ग्रेविटेशनल पुल के कारण जो वर्क डन हुआ उससे बात पता चलेगा। तो वर्क डन इज द मेजर ऑफ कन्वर्जन ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म। एक दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं। सपोज दैट कि एक फ्रिक्शन वाला सरफेस है, ठीक है, यहाँ पर तो बात समझ में आ रही है, कंजर्वेटिव फोर्स हो तो कंजर्वेटिव फोर्स और अनकंजर्वेटिव फोर्स सब हम बताएंगे, लेकिन इस डिफिनीशन को जस्टिफाई करने के लिए हम इस बात को ले। मान लीजिए एक बॉक्स को आपने लिया, फ्रिक्शन वाले सरफेस है, और यहाँ से घसीट करके यहाँ तक लाए हैं, यहाँ से घसीट करके यहाँ तक हम लेके आए हैं। तो यहाँ से घसीट करके यहाँ तक लेके आए हैं। देखिए, इसको कोई हमने स्पेसिफिक वेलोसिटी नहीं दिया, हम सीधा घसीट करके लाए हैं। इसमें हमने कोई काइनेटिक एनर्जी भी नहीं दी। खींच करके जहाँ से खींचना स्टार्ट किए हैं, खींचते खींचते ला करके यहाँ रख दिए। अब सवाल उठता है कि वर्क तो हुआ होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के कारण वर्क हुआ होगा, अप्लाइड फोर्स के कारण वर्क डन हुआ होगा, और ये सारी बातें हम लोग धीरे धीरे चर्चा करेंगे। अप्लाइड फोर्स के कारण वर्क डन हुआ होगा। तो सपोज दैट वर्क डन आपने 5 जूल का किया, 5 जूल का किया। अब ये 5 जूल का वर्क डन क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि आपने जो एजेंट है, एजेंट की 5 जूल की एनर्जी एक्सपेंस हो गई, उसका खर्च हो गया, ठीक है। अब जब यहाँ से चला है रेस्ट में था, और यहाँ तक पहुँचा है तो भी रेस्ट में था। इस बीच में जो ये 5 जूल का वर्क हुआ वो कहाँ गया? वो किस फॉर्म में चला गया? मेजर तो वर्क डन से आपने निकाल दिया कि भैया 5 जूल की एनर्जी इन्वेस्ट हो गई, ठीक है, ये वर्क डन से समझ में आ गया। तो एजेंट ने, जो भी पर्सन है जो उसको पुल करके ले जा रहा था, या जो मशीन उसको पुल करके ले जा रही थी, उसकी एनर्जी कंज्यूम हो गई कितनी? 5 जूल की, ठीक है, चूंकि 5 जूल का वर्क डन हुआ। तो जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जो भी मसुलर पावर होगा, या जो भी एजेंसी होगी जो उसको धकेल के ले जा रहा है, अब वो कन्वर्ट किस में किया होगा? तो यहाँ पर फ्रिक्शन है, यहाँ पर फ्रिक्शन है। अब ये फ्रिक्शन फोर्स के इन्फ्लुएंस में वर्क डन होगा, यहाँ वर्क डन निगेटिव होगा, ये सब पॉजिटिव वर्क डन, निगेटिव वर्क डन, सबकी चर्चा हम लोग करेंगे। अब ये वर्क डन यहाँ से क्या हुआ होगा? आप यहाँ से यहाँ तक जब लेके जाएंगे और जब इसको टच करेंगे, इसके तल्ली को, बॉटम को, तो देखेंगे क्या गर्म हो गया है ना, किसी चीज़ को घिसटिए किसी चीज़ के ऊपर तो गर्म हो गया है। तो ये जो 5 जूल की एनर्जी है वो किस फॉर्म में चली गई? हीट एनर्जी में। हुआ ना भैया, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरे फॉर्म में कितना कन्वर्ट हुआ, इसको कौन बता रहा है? वर्क डन बता रहा है।
वर्क डन बता रहा है कि वन फॉर्म ऑफ एनर्जी की दूसरे फॉर्म में कहाँ गई, नहीं मिलेगा ये डिफिनीशन शायद कहीं आपको, ठीक है ना। तो वर्क इज द मेजर ऑफ कन्वर्जन ऑफ वन फॉर्म ऑफ या ट्रांसफर ऑफ, ट्रांसफॉर्मेशन कह लीजिए, ट्रांसफॉर्मेशन ज़्यादा बेहतर होगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू, फॉर्म चेंज होती है एनर्जी के, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये हमारा क्या कहलाता है, वर्क डन कहलाता है। इसी को हम लोग वर्क कहते हैं, ठीक है। अब वर्क डन कैसे हम लोग निकालेंगे, क्या करेंगे, इस चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि कैसे निकालेंगे, कैसे इसको मैथमेटिकली डिफाइन करेंगे, ये सारी चीज़ें अब हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो बात करें हम लोग किसकी, वर्क की। तो वर्क हमारा W अब स्टैंडर्ड फॉर्म, जब 11th स्टैंडर्ड की हम लोग बात कर रहे हैं, थोड़ा सा फॉन्ट को बड़ा कर ले, W डिफाइंड होगा किससे, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डॉट प्रोडक्ट से, ठीक है ना। ये वेक्टर हमने पढ़ा चुके हैं, और डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, ये सारी बात हम बता चुके हैं, ठीक है। तो इसके डॉट प्रोडक्ट से, तो डॉट प्रोडक्ट क्यों लेते हैं, सीधे सीधे प्रोडक्ट क्यों नहीं लेते हैं, स्केलर क्वांटिटी है भैया, वर्क क्या है, स्केलर क्वांटिटी। चलिए, तो बात को समझने के लिए कि क्यों डॉट प्रोडक्ट लेते हैं वो देखिए। मान लीजिए एक ब्लॉक है और आप इसको यहाँ से एक फोर्स लगा करके और यहाँ से लेकर के यहाँ तक लाते हैं, ठीक है ना जी, यहाँ तक लाते हैं, तो इसका ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर तो फर्स्ट इंस्टेंस की बात करें तो यहाँ पर तो F इंटू डी आप सीधे सीधे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के को मल्टीप्लाई कर देंगे, वर्क डन निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन दूसरे इंस्टेंस में आइए और एक बात को नोटिस कीजिए। वो नोटिस करने वाली बात क्या है, क्या होगा, हो सकता है कि किसी थ्रेड से बांध करके कोई पर्सन इस तरफ इसको बक्से को घसीट करके ले जा रहा है, कांधे पर ऐसे लेकर के रस्सी से बांधे हुए और लेकर के जा रहा है, और बक्सा किधर जाएगा, इस तरफ जाएगा, बॉक्स कहाँ जाएगा, इस तरफ जाएगा। तो फोर्स का डायरेक्शन इधर और डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है, वो इस डायरेक्शन में हो रहा है। ये है डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, यहां एंगल बन रही है थीटा। तो व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब ये ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके कहने के पीछे का कारण ये है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है डी के डायरेक्शन में, जो इसका कंपोनेंट काम कर रहा है वो इसको ले जा रहा है। अगर डी के डायरेक्शन में उसका कोई कंपोनेंट काम नहीं कर रहा होता या नहीं बनता तो क्या होता, कोई डिस्प्लेसमेंट भी नहीं हो पाता। ये चीज़ हमने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, किसी भी एक वेक्टर ए के बहुत सारे रिजोल्यूटेड कंपोनेंट्स हो सकते हैं। ये दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट की बात हम वेक्टर में हम लोग देखे थे। उसमें ऐसा भी हो सकता है कि एक कंपोनेंट ऐसा भी हो सकता है, ये भी एक पेयर ऑफ कंपोनेंट हो सकते हैं। जो लोग वेक्टर नहीं समझे हो, पढ़े हो, वो समझ लें। या फिर इसके इस ए के बहुत सारे कंपोनेंट हो सकते हैं। मतलब ए का, ऐसे समझिए बोलचाल की भाषा में, ए का प्रभाव ऑलमोस्ट हर डायरेक्शन में है सिवाय 90 डिग्री टू इट। मतलब किसी भी वेक्टर का इफेक्ट जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन को अगर छोड़ दें,
जिस डायरेक्शन में काम कर रहा है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में छोड़ दे तो हर डायरेक्शन में वो इफेक्टिव है। इसके अलावा हर डायरेक्शन में क्या है, वो इफेक्टिव है। अगर मान लीजिए इधर काम कर रहा है, ठीक है नहीं, तो इस डायरेक्शन में इनफेक्टिव हो जाएगा, इस डायरेक्शन में इनफेक्टिव हो, लेकिन बाकी इधर पूरे हर डायरेक्शन में क्या होगा, इफेक्टिव होगा वो। ओके, रिवर्स में भी इफेक्टिव होगा, उसका निगेटिव कंपोनेंट आएगा, उसका निगेटिव कंपोनेंट आएगा। सिर्फ इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट 0 और इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट 0 होगा। ए वेक्टर है तो इस डायरेक्शन में 0 और इस डायरेक्शन में 0 होगा। तो यहां पर का जो कॉन्सेप्ट हम लोग ले रहे हैं कि द ब्लॉक हैज बीन डिस्प्लेस्ड बाय द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स, जो कि डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में है। तो व्हाट विल बी द कंपोनेंट, एफ कॉस थीटा। तो अब यहां पर जो वर्क डन निकालेंगे वो क्या करेंगे, एफ कॉस थीटा इंटू आर डी, और अगर डॉट प्रोडक्ट का डिफिनीशन पता है तो यही क्या होगा, एफ डी कॉस थीटा, एफ डी कॉस थीटा। और इसी चीज को तो हम लोग लिख देते हैं एफ डॉट डी, इसी को लिख देते हैं हम लोग एफ डॉट डी, ठीक है। अब और भी कुछ बात करते हैं। ये तो एक इंस्टेंस हो गया, दूसरा इंस्टेंस हो गया कि तीसरा इंस्टेंस भी हमारा बन सकता है, और वो तीसरा इंस्टेंस क्या हो सकता है तो उसको भी देख लिया जाए, है ना। वो तीसरा इंस्टेंस क्या हो सकता है कि लेट सपोज, वो जरा ग्रेविटी के अंदर में देखिए तो सिंपल में समझ में आएगा। आप ग्रेविटी के से उल्टा लेकर के जा रहे हैं ऑब्जेक्ट को, है ना, ऐसा ऐसा ऐसा, इसको धीरे धीरे ब्लॉक को, चलिए ब्लॉक ही ले लेते हैं, ब्लॉक ही लेते हैं, ऐसा करते हुए इस ब्लॉक को ऐसा करते हुए ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं। कोई मोशन नहीं दिया आपने, कोई मोशन नहीं दिया, आप यहाँ तक इसको लेके चले गए, यहाँ से ये इस लेवल से आपने उठाया और यहाँ तक क्या कर दिया, पहुँचा दिया। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किधर काम कर रहा है, नीचे की तरफ ना, और ब्लॉक जा किधर रहा है, ऊपर की तरफ ना। तो अगर यहाँ पर इस फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें, उसके इन्फ्लुएंस में अगर वर्क डन हुआ तो यहाँ पर तो थीटा कितना है जी, 180 डिग्री होगा ना, 180 डिग्री होगा ना। तो 180 डिग्री होगा तो इस फार्मूला से क्या, जो हम लोग जनरलाइज फार्मूला लिया है वर्क का एफ डॉट डी, उससे क्या जस्टिफाई हो रहा है, देखते हैं। क्यों, अगर हम लोग और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में, जरा देखिए तो एफ डॉट डी अगर लेते हैं तो एफ डी कॉस थीटा यानी कॉस 180 डिग्री, तो ये माइनस एफ डी जस्टिफाई हो रहा है, फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब फोर्स लग रहा है इधर, ऑब्जेक्ट जा रहा है इस तरफ, उल्टा हो रहा है, तो निगेटिव आना चाहिए, होना भी चाहिए, क्योंकि जिधर फोर्स लग रहा है उधर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। तो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पर क्या क्या कंसिडर किया जाए, निगेटिव, और निगेटिव आ भी रहा है, तो ये फार्मूला जस्टिफाइड है। अब आप पूछ रहे होंगे सर ये जो वर्क डन निगेटिव हो रहा है तो पॉजिटिव कौन सा है, भैया यहाँ एक इस ब्लॉक पर एक अप्लाइड फोर्स भी लग रहा होगा। आप किसी ऑब्जेक्ट को लेकर के, सपोज कि ये मेरी मोबाइल है, ये ऑब्जेक्ट है, और इसको अगर हम लोग लेकर के ऊपर जा रहे हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ काम कर रहा है, लेकिन हम जो फोर्स लगा रहे हैं, कोई मोशन इसमें नहीं दे रहे हैं, कोई काइनेटिक एनर्जी इसको नहीं दे रहे हैं, लेकिन धीरे 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 करके क्या कर रहे हैं, ऊपर की तरफ ला रहे हैं। तो वर्क डन बाय मी यानी माई आर्म या पाम, जो भी कह लीजिए, ये जो वर्क डन हो रहा है ये पॉजिटिव है ना, ये पॉजिटिव है। तो ये पॉजिटिव है, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण है वो निगेटिव है, नेट वर्क डन 0 है। जितना ये प्लस हो रहा है वर्क डन बाई, अगर यदि हमारा यहीं पर अगर यदि अप्लाइड फोर्स के वर्क डन बाई अप्लाइड फोर्स, वर्क डन बाई अप्लाइड एफ ए इंटू डी, कॉस थीटा मतलब कॉस 0 डिग्री, तो एफ इंटू डी, ये प्लस में आ जाएगा, ये प्लस में, जितना ये प्लस में आ रहा है उतना ही ये माइनस में आ रहा है। काहे है कि हम जो फोर्स है वो कितना फोर्स लगा रहे हैं, जितना ग्रेविटेशनल पुल नीचे की तरफ खींच रहा है उतना ही हम ऊपर की तरफ इसको लेके जा रहे हैं, उतना ही फोर्स लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं। अगर उससे ज़्यादा फोर्स लगेंगे तो ये कूद जाएगा, ऊपर की तरफ भाग जाएगा, है ना। बात को समझिए जरा सा, बहुत सारे लोग इसको मैकेनिक्स को समझते नहीं। जैसे कि ये ले जाना क्या है, ये जितना ग्रेविटेशनल पुल नीचे की तरफ उतना ही हम ऊपर की तरफ लगा रहे हैं। यहाँ काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा, काइनेटिक एनर्जी नहीं चेंज करेगा। तो जितना अप्लाइड फोर्स के कारण वर्क डन पॉजिटिव हो रहा है उतना ही क्या हो रहा है, ये निगेटिव भी हो रहा है।
तो नेट वर्क डन यहाँ पर जीरो होता है। तो जो लोग वर्क एनर्जी थ्योरम अगर पहले से जानते हो तो समझ लीजिए बात को, यहाँ पर नेट वर्क डन जीरो है तो नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। नेट वर्क डन अगर जीरो तो नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगा, जो लोग इस डिफिनेशन को समझते होंगे वो इस बात को जान ले। लेकिन जरा सा यहीं पर देखिए तो ज़्यादा फोर्स लगा दिए ना, चला गया ना ऊपर। अप्लाइड फोर्स यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या हो गया, जब हम इसको ऐसे कर दिए हैं तो अप्लाइड फोर्स एक्सीड्स द ग्रेविटेशनल फोर्स, और जहाँ हमने एक्सीड कर दिया तो पॉजिटिव वर्क डन नेगेटिव वर्क डन से ज़्यादा हो गया, नेट वर्क डन जीरो नहीं हुआ तो काइनेटिक एनर्जी उसको मिल जाएगी। इस बात को हमको यहाँ इसलिए समझाना पड़ गया कि हम फॉर्मूला को जस्टिफाई कर रहे थे, कुछ एग्जाम्पल आ रहा था जिसमें कि हम अप्लाइड फोर्स के कारण वर्क डन और ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वर्क डन हम लोग देख रहे थे। तो इस जगह पर कोई कंफ्यूज हो जाता है, सर फोर्स तो आप ज़्यादा लगा रहे हो, अरे ज़्यादा थोड़ा सा भी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसको कुछ ना कुछ वेलोसिटी मिल जाएगी, है ना, एक्सीलरेटेड मोशन हो जाएगा। जहाँ एक्सीलरेटेड मोशन देयर विल बी चेंज इन वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी में क्या आएगा, चेंज आ जाएगा। इसमें कोई वेलोसिटी नहीं, धीरे धीरे लेके जा रहा है, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है। इसमें नेट फोर्स हमेशा क्या बना रहता है, जीरो बना रहता है। नेट फोर्स ऑलवेज जीरो है ना, इस जगह पर नेट फोर्स ऑलवेज जीरो है। किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर से उतारना है, ठीक है, ऊपर से नीचे लाना है, ठीक है, तो ऊपर से नीचे की तरफ लाना है तो हमने धीरे से, अगर टूट जाएगा, अगर छोड़ दिया जाए तो उसको ऐसे ऐसे करके लाते हैं। अप्लाइड फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट नीचे की। यहाँ पर अब अप्लाइड फोर्स के कारण वर्क डन, चूंकि डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे काम कर रहा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वर्क डन पॉजिटिव होगा, करेक्ट। और अप्लाइड फोर्स के कारण वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा। नेट वर्क डन फिर जीरो होगा, नेट वर्क डन फिर जीरो होगा, नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ला करके धीरे से उसको जमीन पर हमने रख दिया, तो ऐसे में क्या हुआ, नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, किसी मोशन से टकराएगा नहीं, वो सुरक्षित बचा रह जाएगा, उसमें कोई टूट बांध नहीं होगी, है ना। ओके, चलिए, तो ये हम लोग देख रहे थे F.D। अब एक आध इसके क्वेश्चन भी हम लोग देख लें, ठीक है ना। चलिए, एक क्वेश्चन हम लोग लें, F दिया है 3i + 2j + 4k, ऐसा F force is applied and the object and it is displaced from कहाँ से कहाँ तक, पॉइंट ले लेते हैं 213 to Q point 524। ये कोऑर्डिनेट्स हैं, तो अगर ये कोऑर्डिनेट है, ओके, तो क्या होगा, F तो भैया दिख रहा है, फोर्स दिख रहा है, तो पोजीशन R1 213 है ना, 2i + 1j मतलब j + 3k। सेकेंड पोजीशन R2 5i + 2j + 4k। देन व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट del r, चेंज इन पोजीशन डिस्प्लेसमेंट del r, यही d बन रहा है, जो फॉर्मूला में हम d कह रहे हैं ना, तो यही d है, ठीक है। अब R2 - del r, R2 फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, 5i में से 2i गया 3i, 2j में से j गया 1ly j, 4k में से 3k 1ly k, ठीक है। नाउ यू हैव डिस्प्लेसमेंट खुद से बनाना पड़ गया, ठीक है।
तो वर्क डन F.D, F.D क्या होगा? ये है D, ये है F, तो I वाला I से मल्टीप्लाई होगा, J वाला J से मल्टीप्लाई होगा, K वाला K से मल्टीप्लाई, तो 3 3 जा 9, 2 1 जा 2, 4 1 जा 4, 9 देगा चल 15 जूल। जूल क्या है भैया? वर्क का या एनर्जी का यूनिट। इतना तो सबको पता होना चाहिए। हम ये मान के चल रहे हैं कि आप लोगों को ये बात पता होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो सकता है? एप्लीकेशन जो हम लोग डॉट प्रोडक्ट का ले रहे थे उसके हिसाब से, ठीक है। अब सिचुएशन लेते हैं कि वर्क डन कब पॉजिटिव और कब क्या नेगेटिव और कब वो जीरो होगा। ये थोड़ा पहले देख लें फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। पहला वन, वर्क इज पॉजिटिव कब? जब थीटा 0 से इक्वल और 90 से लेस हो, तभी जाकर के कॉस थीटा की वैल्यू 1 से 0 के बीच में, यहाँ इक्वल साइन बता रहा है 1 से 0 के बीच में होगा, तो वर्क डन हमारा ग्रेटर देन 0 बना रहेगा, मतलब पॉजिटिव बना रहेगा, ठीक है। पहली बात, जैसे इंस्टेंस के लिए अप्लाइड फोर्स के कारण जो हम ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं या किसी एंगल से खींच के ले जा रहे हैं, मैंने जो फर्स्ट इंस्टेंस हमने समझाया था ना कि एक सीधे सीधे जिधर फोर्स लग रहा है उधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है थीटा 0, दूसरा था कि वो खींच के ले जा रहा है, था ना ये था ना कि ऐसे था है और फोर्स हमारा इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट हमारा इधर हो रहा है, थीटा एक्यूट एंगल है, वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। निगेटिव कब होगा? निगेटिव के लिए भी हम लोग देख लें यहीं पर, निगेटिव वर्क कब होगा? तो W इज निगेटिव कब भैया? जब थीटा 90 से बड़ा हो और किससे छोटा हो? छोटा और बराबर हो किसके? 180 डिग्री। अच्छा एक बात देखिए, 90 वाले पर हम इक्वल साइन नहीं लगाए, 90 नहीं, तब कॉस थीटा की वैल्यू है ना 0, कॉस थीटा की वैल्यू -1 से बड़ा और 0 से छोटा होता है, ठीक है। मैथ्स वाले इस बात को भली भांति जानते हैं, है ना। मैथ्स वाले जो 11th के हैं इस चीज़ को भली भांति जानते हैं। लेकिन थर्ड सिचुएशन हम ले रहे हैं जब थीटा की वैल्यू कितनी हो? 90 डिग्री हो। अब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होने के पीछे का क्या क्या मतलब होता है, ठीक है ना। अब बड़ा इंटरेस्टिंग बात आएगी, ये दोनों सिचुएशन तो सिंपल हमें समझ में आएगी। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, है ना, बड़ा घिसा पिटा एग्जाम्पल है लेकिन उसमें कुछ नई बात, हम कूली वाला एग्जाम्पल लेते हैं लेकिन कुछ नई बात आपको बताएंगे उसमें ज़रूर। इसलिए ये मत सोचिएगा कि बड़ा घिसा पिटा एग्जाम्पल हम दे रहे हैं। आप स्टेशन पर गए, आपने कूली को कहा कि मेरा बॉक्स स्टेशन से बाहर पहुंचा दो, ठीक है। वो पहुंचा दिया यहाँ से यहाँ, ये डिस्टेंस रहा होगा। तो और यहाँ पहुँचने के बाद थीटा 90 डिग्री, अच्छा एक बात ये बात, थीटा अगर 90 डिग्री है तो वर्क डन क्या हो जाएगा? एफ डी कॉस थीटा कॉस 90 0, कॉस 90 इज व्हाट? 0, तो एफ डी इंटू 0, तो वर्क डन क्या हो गया भैया? 0 हो गया, ठीक है। चलिए, आपको बहुत ज़्यादा फिजिक्स समझ में आ रहा था, आपने क्या किया, आपका जो अप्लाइड फोर्स है वो ये कूली जो अप्लाइड फोर्स अप्लाई कर रहा है, ये उस पर रिएक्शनरी फोर्स जो लग रहा है, वेट की जो फीलिंग हो रही है वो इधर है ऊपर की तरफ, क्योंकि आप इधर ई कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें mg लग रहा है नीचे की तरफ, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। अप्लाइड फोर्स वो जो उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए जो रिएक्शनरी फोर्स डेवलप किया है वो ऊपर की तरफ है, r ऊपर की तरफ रिएक्शनरी फोर्स लीजिए, है ना। रिएक्शनरी फोर्स की लीजिए, इसको वेट कहिए,
है ना। तो रिएक्शनरी फोर्स वो फील करेगा, कौन फील करेगा? कूली। डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? इधर। वो गया 90 डिग्री पर घूमते हुए और यहाँ पहुँचा दिया आपको, और आपने उसको समझा दिया कि भैया यहाँ रिएक्शनरी फोर्स से डिस्प्लेसमेंट जो है से परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, मतलब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, और तो यहाँ पर मैकेनिकल वर्क डन क्या है? 0 है। आपने कोई काम नहीं किया है तो पैसा हम नहीं देंगे। अगर अच्छा थोड़ा सा यूजुअली अगर कम पढ़ा लिखा होगा तो वहीं पर गाली देगा आपको, भाई काम तो कर भी किया, बक्स उठा करके ला करके हम दिए, आप उसको इतना सारा डिफिनीशन समझा रहे हैं कि वर्क डन यहाँ पर क्या होगा? 0 होगा। थीटा 90 डिग्री है तो वर्क डन 0 होगा। लेकिन किस फोर्स के इन्फ्लुएंस में? या तो वेट के इन्फ्लुएंस में कैलकुलेट करें तो भी वर्क डन 0 है, रिएक्शनरी फोर्स के इन्फ्लुएंस में काम हो रहा है तो भी वर्क डन क्या है? 0 है। लेकिन आप भूल रहे हैं एक फोर्स यहाँ और भी काम कर रहा था। वो फोर्स कौन सा काम कर रहा था? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जिसकी मदद से वो फॉरवर्ड मूव कर रहा था। ठीक है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का रिएक्शनरी फोर्स जो भी कह लीजिए, है ना। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के कारण ही क्या हो रहा था? वो आगे की तरफ जा रहा था। करेक्ट। तो वो आपका बॉक्स लेकर के, इस मास को लेकर के और फोर्स लगा रहा था, और वो मूव करता हुआ यहाँ तक आया, तो जो आपका रिएक्शनरी फोर्स था फ्रिक्शन के अगेंस्ट काम कर रहा था, वो और कौन? डिस्प्लेसमेंट पैरेलल हो गए। यहाँ थीटा 0 डिग्री हो जाएगा। ऐसे में इसके पास नेट वर्क डन फोर्स रिएक्शनरी जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ही ले लीजिए, उतना ही मिलता है, Fs इंटू वट? D। ये है उसका वर्क डन। और अगर यदि कहीं गलती से उसको, उस कूली को अगर अच्छा खासा समझ में आता होगा कि क्या फिजिक्स समझ में आता, तो समझा भी देगा आपको कि वर्क डन 0 नहीं हुआ है। रिएक्शनरी फोर्स के इन्फ्लुएंस में वर्क डन 0 है, वेट के इन्फ्लुएंस में वर्क डन 0 है, लेकिन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के इन्फ्लुएंस में वर्क डन 0 नहीं है। पैसा देना पड़ेगा। फिजिक्स समझा के निकलने से बात नहीं बनेगी। आई बात समझ में, है ना। तो ये बात बोल बोल के काफ़ी लोग इंटरेस्ट जाहिर करते हैं। अच्छा, सर्कुलर मोशन हम पढ़ाए हैं, मैंने वीडियो बनाए हैं, अब कौन लोग देखे हैं नहीं देखे हैं पता नहीं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसको कहते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसको कहते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन उसको कहते हैं जिसमें, तो तारीफ कीजिए भैया, परफेक्ट सर्किल बनाए हैं, जिसमें कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से किसी सर्कुलर ऑर्बिट पर क्या कर रहा हो? घूम रहा हो। और घूमने के लिए रिक्वायर्ड किसकी रिक्वायरमेंट होगी? सेंट्रीपिटल फोर्स की। सेंट्रल फोर्स कहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स कहिए, है ना। अब ये सेंट्रल फोर्स क्या होता है इसकी भी चर्चा हम करेंगे। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स की। ओके, अब यहाँ पर भी जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है, जो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, इंस्टेंटेनियस इसीलिए कह रहे हैं कि कंटिन्यूअस ये डायरेक्शन चेंज करता है तो इंस्टेंटेनियस डायरेक्शन ही कहेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा? थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। जब यहाँ पर थीटा हमारी क्या हो जाएगी? 90 डिग्री हो जाएगी। ऐसे सिचुएशन में वर्क सेंट्रीपिटल फोर्स डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होगा, मैकेनिकल वर्क डन क्या होगा? 0 होगा। जस्टिफाई कीजिए। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कह रहे हैं ना भैया, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी क्या रहता है? ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट रहता है। मतलब ये जो मॉड भी है वो कांस्टेंट रहता है, ये कांस्टेंट रहती है। तो ये चीज़ जब कांस्टेंट रहेगा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो आप लोग अभी तक समझ रहे थे, जान रहे थे, सब कोई जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी
हाफ एम वी स्क्वायर होता है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी नहीं हो रहा है। तो अगर डेल के जीरो है, कोई चेंज इन काइनेटिक एनर्जी नहीं हो रही है, तो डब्ल्यू नेट भी क्या होगा, जीरो ही रहना चाहिए, अन्यथा वायलेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो जाएगा। वर्क हुआ और काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ा, ऐसा होगा नहीं, है ना। वर्क हुआ, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी गई, दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया और काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ा, तो ये वायलेशन हो जाता है ना। तो ऐसे में मैकेनिकली वर्क डन क्या है, ज़ीरो है। अब आप बोलेगा कि सर घुमाते रहेंगे, अगर कोई घुमाता रहेगा तो एनर्जी खर्चा नहीं होगा भैया, हीट एनर्जी के फॉर्म में जाएगा। हीट एनर्जी के फॉर्म में, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के फॉर्म में, ये सारे फॉर्म में क्या होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के फॉर्म में क्या होगा, वहाँ कन्वर्ट होगा। लेकिन मैकेनिकल वर्क डन जीरो, मैकेनिकल वर्क डन जीरो, नेट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, वेलोसिटी उसमें नहीं बढ़ेगा। इसलिए उसको क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। ठीक है, चलिए चलिए जरा सा वर्क एनर्जी थ्योरम देख भी लीजिए। वर्क एनर्जी थ्योरम बहुत देर से हम इसको ले भी रहे थे। है क्या, कह रहा है कि डब्ल्यू नेट वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यही है ना। द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द नेट वर्क डन। चलिए, एक ऑब्जेक्ट था जो u की इनिशियल वेलोसिटी से चल रहा होगा t इक्वल टू 0 पर, और एट t उसके पास v वेलोसिटी हो गई। ठीक है जी, क्या वेलोसिटी हो गई, v। एक्टिंग एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात करें, वो कितना है, a। इस बीच में उसमें डिस्प्लेसमेंट आया कितना, s। ओके, थर्ड इक्वेशन जानते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का है वो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, यही है ना, यही है ना। तो v स्क्वायर u स्क्वायर को इधर ले आइए, क्या आएगा, ये 2as आएगा। ठीक है, अब जरा सा हाफ m से मल्टीप्लाई करिएगा, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, हाफ एम से यहाँ भी मल्टीप्लाई 2as। ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस ये क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। हाँ, u इज द इनिशियल वेलोसिटी, हाफ एम यू स्क्वायर विल बी द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, v is the final velocity, so half mv square will be the final kinetic energy, and हाफ से हाफ कटेगा और इधर कितना होगा, एम ए इंटू कितना, एस। एम ए क्या होता है, ये क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। एम ए दैट इज फोर्स, S that is displacement, and force into displacement अगर थीटा 0 डिग्री कंसीडर करके जा रहे हो तो ये क्या होता है, वर्क डन, नेट वर्क डन। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू डब्ल्यू नेट। डब्ल्यू नेट क्यों कहते हैं, नेट वर्क डन की क्या बात हुई, इसको भी जरा सा मैं अभी क्लियर कर ही देता हूं बगल में कि नेट वर्क डन क्या है। ठीक है, इसके लिए जरा सा इस बात को पहले एग्जाम्पल में समझिए, फिर हम लोग देखते हैं क्या होगा, है ना। एग्जाम्पल में ये समझिए कि आपके पास एक सरफेस है जिसमें फ्रिक्शन काम कर रहा है ना, एक फ्रिक्शन काम कर रहा है। आप एक ब्लॉक को लेकर के इसके ऊपर F फोर्स अप्लाई कर दिया है और उसको आप लेकर के चले जा रहे हैं। इस पर रिवर्स डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन भी काम कर रहा होगा,
जब मोशन में होगा, है ना। तो अब यहां पर F माइनस एफ के इक्वल टू ma होगा, ऐसा हमने बतलाया था। कहां बतलाया था? लॉज ऑफ मोशन में। चूंकि ये है नेट फोर्स F माइनस एफ की। क्यों भैया? सपोज दैट कि 10 न्यूटन का आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, 3 न्यूटन उसमें से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, क्या हो रहा है? पीछे की तरफ काम कर रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में नेट फोर्स कितना होगा? 7 न्यूटन। 10 में से 3 गया 7। तो इनफैक्ट यहां अप्लाइड फोर्स भी कुछ काम कर रहा होगा और ये भी कुछ काम कर रहा होगा। ओके, ठीक है, वो भी कुछ काम कर रहा होगा। तो होगा क्या कि अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ, मान लीजिए सपोज दैट एस डिस्प्लेसमेंट हुआ, यहां थीटा 0 कंसीडर करके चल रहे हैं, तो आप जरा से देखिए एफ इंटू एस मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना, माइनस एफ इंटू एफ के, दैट इज यहां ये एम ए इंटू क्या, एम ए इंटू एस की बात करते हैं। तो ऐसे में क्या हो जाएगा? एम ए इंटू एस, इसमें भी एस मल्टीप्लाई कीजिए, तो वर्क डन बाई अप्लाइड फोर्स माइनस वर्क डन बाई व्हाट, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इक्वल टू नेट वर्क, डब्ल्यू नेट। एम ए एस को इसीलिए हम लोगों ने डब्ल्यू नेट लिख दिया था। ओके, चूंकि एक्सीलरेशन से कहानी बात आ रही थी, है ना। यहां कहानी एम ए इंटू एस, वर्क डन बाई अप्लाइड फोर्स माइनस वर्क डन बाई व्हाट, वर्क डन बाई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, एफ लीजिए, काइनेटिक फ्रिक्शन, वर्क डन बाई फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, दिस इज द नेट वर्क डन। अप्लाइड फोर्स अलग है, ये कैसा फोर्स है? ये जो फोर्स है भैया, ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव की चर्चा अलग से करेंगे हम, ठीक है। कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव की चर्चा हम लोग अलग से करेंगे, वो बात की बात है, ठीक है। तो अप्लाइड वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स माइनस वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तब वो डब्ल्यू नेट होता है। तो इसीलिए हमने चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डब्ल्यू नेट लिया है, जस्टिफाई किया गया है कि वाई एम ए एस हैज बीन टेकन डब्ल्यू नेट। ये अगर सिंपल में आइएगा तो सर वर्क डन नहीं भैया, थोड़ा सा स्पेसिफिकली आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये कहानी है क्या। एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्या एग्जाम्पल लेना है? ऐसा ही कुछ लेना है। एग्जाम्पल लेना यह है कि 1 किलोमीटर के हाइट से एक रेन ड्रॉप आ रहा है। कितने की हाइट से भैया? है ना, 1 किलोमीटर मैंने 1000 मीटर। थोड़ा सा हम यहां पर एज्यूम करके चलेंगे कि ड्रॉप जो है, रेन ड्रॉप है, वो कितने का है? कितने का होगा? चलिए इसको हम लोग 1 ग्राम, 2 ग्राम, 5 ग्राम का लेके चलते हैं। 5 ग्राम से ज़्यादा का ड्रॉप तो नहीं होगा क्या 10 ग्राम? हाँ 10 ग्राम हो जाएगा। चलिए 10 ग्राम ले लेते हैं। 10 ग्राम का ड्रॉप। क्या ये रेन ड्रॉप जब जमीन पर आता है यहां पर, तो उसकी क्या वेलोसिटी होती है? ज़्यादा से ज़्यादा उसकी वेलोसिटी कितनी की होगी? अगर हम लोग अपनी बोलचाल की भाषा में बात करें तो 20 किलोमीटर पर आवर की, इससे ज़्यादा तेज रहता होगा क्या? मेरे समझ से नहीं, 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड समझिए। तो अगर उसको 18 किलोमीटर पर आवर समझ रहे हैं तो 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो यहाँ पर जो इसकी स्पीड रह रही है, कितनी रह रही है? 5 मीटर पर सेकंड की। करेक्ट? तो भैया 10 ग्राम का ऑब्जेक्ट है, 1000 मीटर से ऊपर से नीचे आ रहा है, तो
कैसे हो गया ये? तो यहाँ पर देखिए अब रिलेशन W नेट इजकल टू वर्क डन बाय कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव। यहाँ थोड़ा सा चर्चा आ गई। कंजर्वेटिव फोर्स मतलब क्या? कौन कौन? कंजर्वेटिव मतलब ग्रेविटेशनल पुल के कारण जो वर्क डन हो रहा है। चलिए धीरे धीरे समझ में भी आ जाए कंजर्वेटिव किसको कह रहे हैं, है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है तो वर्क डन उसका क्या होगा? कंजर्वेटिव फोर्स। और नॉन कंजर्वेटिव, तो अभी हम लोगों ने डिफिनीशन क्या लिया कि नेटवर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कितनी काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई है? हाफ m मतलब क्या? 10 ग्राम। 10 ग्राम का मतलब कितना किलोग्राम होगा भैया? 10 ग्राम का मतलब कितना किलोग्राम होगा? 10 ग्राम का मतलब होगा 0.10 ग्राम डिवाइडेड 1000 ग्राम। 10 की पावर -3, 10 की पावर 1, 10 की पावर -2, हाफ m भी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर 25, 25/2 इंटू 10 की पावर -2, तो थोड़ा सा ये बड़ा करें तो 12.5 इंटू 10 टू द पावर -2, 10 की पावर में तो 0.125 जूल। इतनी क्या होगी नेटवर्क डन, और यही इसकी क्या होगी? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यही W नेट हुआ है, नेटवर्क डन यही हुआ है भैया। तो जब नेटवर्क डन यही हुआ है तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स कितना रहा होगा? mgh। h हाइट से आ रहा है, m कितना है भैया? 10 की पावर -2 kg। g कितना है? 10 ही ले लीजिए थोड़ी देर के लिए। h की वैल्यू कितनी है? 1000 है। 10 का 2 पावर ये तो 100, कहाँ गया? 100 है ना। 100 आएगा 100 जूल। कमाल है यार। तो ये एनर्जी गई कहाँ? 100 जूल की, 100 जूल की एनर्जी गई कहाँ? गई कहाँ बताते हैं। ओके, एग्जाम्पल का जो हम लोग इंस्टेंस लिए हैं वो थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, लेकिन जो बात कर रहे हैं वो सही है ना। इसका स्पीड कुछ और भी ले सकते हैं, 5 मीटर पर सेकंड से ज़्यादा हो सकता था, और कुछ भी हो सकता था। थोड़ा सा ये वैल्यू ज़्यादा आना चाहिए था, ये वैल्यू हमारी अधिक आनी चाहिए। जो 100 जूल के हिसाब से देख रहे हैं ये वैल्यू ज़्यादा आनी चाहिए, लेकिन उससे हमको बस नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा? W कंजर्वेटिव प्लस W नॉन कंजर्वेटिव। अब यह नॉन कंजर्वेटिव फोर्स यहाँ कौन सा लग रहा है? यहाँ नॉन कंजर्वेटिव कौन सा फोर्स लग रहा है भैया? चलिए तो बात को समझिए। रेन ड्रॉप जैसे ही वहाँ से स्टार्ट होता है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन उस पर काम करने लगता है, ग्रेजुअली इसकी स्पीड बढ़ने लगती है। उस पर अब ऊपर की तरफ विस्कस ड्रैग लगने, विस्कस ड्रैग की डिपेंडेंसी ऊपर विस्कस ड्रैग या विस्कस फोर्स जो लगेगा वो उसकी वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा वेलोसिटी होगा विस्कस ड्रैग उतना ही। तो बढ़ते 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 उसकी वेलोसिटी जब इतना हो जाता है कि अपवर्ड डायरेक्शन में लगने वाला विस्कस फोर्स, ऊपर की तरफ लगने वाला विस्कस फोर्स एंड बाउंड फोर्स जो भी है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, और नीचे की तरफ लगने वाला ग्रेविटेशनल पुल यानी कि इसका वेट, दोनों इक्वल हो जाता है। उस समय नेट फोर्स इस पर लगना 0 हो जाता है, फर्दर एक्सीलरेशन उसका बंद हो जाता है। फर्दर एक्सीलरेशन बंद हो जाता है यानी कि उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होनी बंद हो जाती है। करेक्ट। उसके बाद से ये वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल पुल एंड वर्क डन बाय द विस्कस ड्रैग नॉन कंजर्वेटिव फोर्स दोनों सेम रहते हैं, एक प्लस में एक माइनस में। यानी कि वो अब उसको ऐसे पकड़ करके ला रहा है कांस्टेंट स्पीड से। कौन? विस्कस ड्रैग। अभी हमने थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था ना कि किसी चीज़ को अगर ज़्यादा तेजी से नहीं गिरने देना है तो ऐसे हाथ हथेली में ला करके लेके नीचे की तरफ जा रहे हैं। ये विस्कस ड्रैग पानी को उसी तरह से हथेली में जिस तरह पकड़ करके नीचे की तरफ लाया जाता है वही काम कर रहा होता है। इसके पहले जो वर्क हो चुका, नेटवर्क 0 नहीं हुआ।
कब? जब उस पर लगने वाला नेट फोर्स 0 हो गया, तो उससे पहले का जो भी नेटवर्क हुआ उसके बाद से नेटवर्क क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। उसके बाद का नेटवर्क 0 हो जाएगा। जितना ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स यानी कि विस्कस ड्रैग, अपवर्ड डायरेक्शन में जो विस्कस ड्रैग काम कर रहा है बॉइंट फोर्स के साथ साथ, वो बॉइंट फोर्स भी लग रहा होता है उसमें, दोनों ऐड अप हो जाता है। और नीचे की तरफ जो उसका ग्रेविटेशनल पुल है जो कि कंजर्वेटिव फोर्स है, वो दोनों ही उसके बाद से 0। उसके बाद से काइनेटिक एनर्जी उसकी नहीं बढ़ती, वेलोसिटी नहीं बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ती है, यानी कि वेलोसिटी इंक्रीज नहीं करता है। तो यहाँ पर ये 100 जूल है प्लस यह वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, तो नेट वर्क डन 0.125 जूल हो गया। तो वर्क डन बाय कितना नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ने वर्क किया, तो इसमें से इसको घटा दीजिए, तो ये -99.875 जूल। अच्छा खासा निगेटिव वर्क डन। तो अगर ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स यहाँ नहीं होता तो ऊपर से आने वाला ये 10 ग्राम का वाटर ड्रॉप, कितने ग्राम का भैया? 10 ग्राम का। अरे यार थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर ले लिए थे, ये शायद उस समय नहीं दिखा होगा, ये लाइन से ऊपर दिखता नहीं है, ठीक है। 10 ग्राम का, ये जो 10 ग्राम का वाटर ड्रॉप है, इसकी स्पीड इतनी होती जितना बुलेट की नहीं होती। तो बरसात में अगर पानी एक बार गिरता तो पूरी ज़मीन ख़त्म, समाप्त, हर कुछ टूट फाट जाता, क्योंकि स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। तो एटमॉस्फेयर जो है उसको विस्कस ड्रैग देता है, और एटमॉस्फेयर हमको प्रोटेक्ट कर रहा है यहाँ पर, अदरवाइज रेन ड्रॉप से हम लोग निपट जाते हैं, ठीक है। ओके, चलिए अब यहाँ पर इसको आगे बढ़ाएं हम लोग। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो नेक्स्ट पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बनाते हैं, इसको रोक करके फिर आगे हम लोग चर्चा करेंगे। बड़ा ही लंबा जाएगा। वर्क पावर एनर्जी जो है काफ़ी लंबा चैप्टर है, और इसका कॉन्सेप्ट, प्रॉपर कॉन्सेप्ट और सही कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए वीडियो के साथ बने रहिएगा।